हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 19 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग जनसंख्या, नगरीकरण एवं प्रवास के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। भारत की जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की है। भारत की जनसंख्या वृद्धि 1901 से 1921 की अवधि को रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालखंडों में से किस में भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951 से 1981 तक। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इस सबके अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में फोर्थ अवस्था जिसमें जनसंख्या घटने लगती है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष से शुरू होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1981। भारत के संदर्भ में चौथी अवस्था जिसमें जनसंख्या घटने लगती है। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या का वृद्धि कितना प्रतिशत है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17.69%। भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या का 10 की वृद्धि 17.69% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। वार्षिक वृद्धि दर को यदि 0.9% तक लाया जाए तब भी 2045 के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है तथा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। अगला प्रश्न है 2011 की जनांकीकी के अनुसार 2001 से 2010 के दौरान में जनसंख्या की संवृद्धि दर थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17.7%। अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताएं जिसमें नकारात्मक वृद्धि दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि की सबसे कम दर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अंकित की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड में। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि की सबसे कम दर नागालैंड राज्य में अंकित की गई। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसमें है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इन सभी ऑप्शंस में जम्मू कश्मीर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जन घनत्व क्रमशः 86, 17 और 52 है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जन घनत्व किसमें है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जन घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जन घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व किसमें है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 382 व्यक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से जनसंख्या का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली। जनसंख्या का सबसे कम घनत्व दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में है। भारत में न्यूनतम 3 जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप हैं। अगला प्रश्न है डैश राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों का जन घनत्व क्रमशः 200, 308 और 555 है। तेलंगाना राज्य की स्थापना जून 2014 में हुई, अतः 2011 में आंध्र प्रदेश था, न कि तेलंगाना। अगला प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या का घनत्व भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल्स टू कुल जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। इन सभी ऑप्शंस में निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य मेघालय नहीं है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119, हिमाचल प्रदेश 123, मणिपुर 128 और मेघालय 132 व्यक्ति। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिक्किम को माना था, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेघालय होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और निम्नलिखित दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति है, पंजाब का 551 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का 829 और पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा कराया गया था। 10 की जनगणना का कार्य 1890 में सर्वप्रथम अमेरिका में कराया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1872 में। अगला प्रश्न है, भारत में किशोर उम्र निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 से 19 वर्ष। भारत में किशोर उम्र 10 से 19 वर्ष के आयु समूहों को प्रदर्शित करता है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए और निम्नलिखित दिए गए कोटों से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में लिंग अनुपात दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पुडुचेरी का लिंग अनुपात 1037 है, केरल का 1084, तमिलनाडु का 995 और आंध्र प्रदेश का 992। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुख बनाना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुख बनाना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, किशोरों किशोरियों में असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता लाना, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। जन्म दर को कम करने के लिए अनिवार्य नसबंदी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति केंद्रित है। पहला है निशुल्क और अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा देने पर, दूसरा है शिशु मृत्यु दर कम करने पर, तीसरा है जन्म दर कम करने के लिए अनिवार्य नसबंदी पर, और चौथा है किशोरों किशोरियों में असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता लाने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यों का कौन सा क्रम जनसंख्या के रूप में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। भारत में पंजाब राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है। जनसांख्यिकी संक्रमण संकल्पना का मूल रूप से प्रतिपादन थॉमसन तथा नोटस्टीन द्वारा किया गया था। जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मतरता दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय व शिक्षित हो जाती है तथा इनके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के बाद भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1920। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में W.S. थॉमसन ने किया तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय फ्रैंक W. नोटेस्टीन को है, जिन्हें जनांकीकी का जनक कहा जाता है। 1901 से 1920 के दौरान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचा था, जैसा कि जनांकीकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में होता है। 1920 के बाद के दौरान देश में मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट हुई, परंतु जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यहाँ जनसंख्या वृद्धि 1891 से 1920 में 15 मिलियन थी, वहीं 1920 से 51 के दौरान बढ़कर 110 मिलियन हो गई। इस प्रकार भारत जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में प्रवेश किया। अतः वर्ष 1951 से 1981 के दौरान देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था माना गया है। 1981 से 2011 के दौरान जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत को जनांकीय संक्रमण की चौथी अवस्था में 2045 तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश।
बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल का जनघनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की आबादी की उच्च वृद्धि दर की विशेषता है 2011 की जनसंख्या के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ये सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, जबकि कुल क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार आबादी के लिहाज से भारत पहले स्थान पर, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, जबकि आबादी 17.5% है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। विविध से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।